हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल क्लासेस में। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में, जैसा कि सब्जेक्ट हमारा चल रहा है इंडियन पॉलिटी के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आज हम अनुसूची के बारे में। इससे पहले मैंने क्लास ले ली है, जो 2-3 क्लास हुई है, आप देख लेना उससे पहले। ठीक है। और आज बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में, शेड्यूल के बारे में, यानी जो संविधान में जो शेड्यूल दे रखा है, अनुसूचियां दे रखी हैं, उनका क्या महत्व रहता है और शेड्यूल क्यों बनाई गई, शेड्यूल बनाने का महत्व क्या है और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। और जो शेड्यूल दे रखे हैं, जो संविधान में कितने शेड्यूल दे रखे हैं, अनुसूची कितनी है, उनके बारे में पूरी बात करेंगे। कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई और कौन सी अनुसूची में कौन सा पार्ट जोड़ा गया है या पार्ट दिया गया है, वो उसके बारे में पूरी का पूरी जानकारी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। मित्रों, बात करते हैं, आपको कोई भी समझ में नहीं आता है सब्जेक्ट या आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है वीडियो में, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या फिर आप इंस्टाग्राम पर सिविल क्लासेस के नाम से पेज है, वहां पर आप डीएम करके डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, वहां पर रिप्लाई मिल जाएगा। मित्रों, बात करते हैं अनुसूची के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि संविधान में अनुसूची, अनुच्छेद और दे रखा है। ठीक है। तो बात करते हैं अनुसूची और आर्टिकल में क्या फर्क है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला हो जाएगा अनुसूची, कि अनुसूची की आवश्यकता क्यों पड़ी। अनुसूची की आवश्यकता इसलिए पड़ी मित्रों, क्योंकि संविधान हमारा, हमने बात की थी क्लास में कि हमारा संविधान कैसा हो जाएगा, लंबा व लिखित संविधान है। ठीक है मित्रों, लंबा व लिखित संविधान हो जाएगा। ठीक है। तो भारत का संविधान कैसा, लंबा लिखित संविधान है। अब लंबे और लिखित संविधान को जब सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, उसको समझने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए, उसको क्या कर दिया, अनुसूचियों में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, अनुसूचियों में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है मित्रों, अनुसूचियों में कन्वर्ट कर दिया गया और बताया गया कि इससे संविधान को कितना समझने में आसानी हो जाएगी। और इस अनुसूचियों में क्या कर दिया, आर्टिकल को डिवाइड कर दिया गया, आर्टिकल को। ठीक है। आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद को क्या करते हैं, अनुसूचियों में परिवर्तित कर दिया गया अलग अलग भागों में, और पूरे के पूरे अनुसूची बनाई गई, अलग अलग आर्टिकल इसमें दे रखा है। और कौन सी अनुसूची में कौन सा आर्टिकल दे रखा है और क्या जो कार्य प्रणाली दे रखी है, उसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में कितने अनुसूचियां हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि अनुसूची, अब अनुसूची मान लो कि संशोधन करना होता है, तो उसके बारे में क्या बात करें। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अनुसूचियां हैं कितनी है। तो वर्तमान में हमारे, सबसे पहले हमारे पास अनुसूचियां कितनी थी, टोटल 8 थी। कितनी थी हमारे पास, टोटल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। उसके बाद इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई, संविधान संशोधन कर दिया गया। संविधान संशोधन होने के बाद इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई, और अभी वर्तमान में हमारे पास अनुसूचियां कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, ये वर्तमान में हो जाएगी। और ये पहले हमारे पास कितनी थी, पहले 8 थी, अब कितनी वर्तमान में 12 अनुसूचियां अब है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी संविधान में कितनी अनुसूची है, तो हो जाएगी 12 हो जाएगी, और पहले कितनी थी, 8 थी। अब 12, 8, 9, 10, 11, 12 तो 4 जोड़ी गई है, वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, वो आपको याद रखना है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि 8, 9, 10 और 11 और 12 वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, उसके बारे में बात करते हैं। तो मित्रों, बात करते हैं कि जो 8 अनुसूची तो पहले थी, 8 के बाद 9 जोड़ी गई, उसके बाद 10, 11 और 12 जोड़ी गई। ठीक है। तो बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। 9th अनुसूची जोड़ी गई मित्रों। ठीक है। वो जोड़ी गई जब पहला संविधान संशोधन किया गया था। पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में। उस समय उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसके बाद में 10th अनुसूची, 10th अनुसूची जोड़ी गई, वो जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में। ठीक है मित्रों। उसके बाद में जोड़ी गई 11th, 11वीं संविधान अनुसूची जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, वो जोड़ी गई थी, संविधान में संशोधन किया गया था 73rd संविधान संशोधन किया गया, और उस समय जोड़ा गया था, ये कब जोड़ा गया, 1992 में। ठीक है मित्रों, ये ध्यान रखना, 1992 में जोड़ा गया। उसके बाद बात करते हैं 12th
अनुसूची ये कब जोड़ी गई, ये आपको ध्यान रखना है। 74 संविधान संशोधन हुआ था, 74 संशोधन हुआ था। कब हुआ था ये भी हुआ था 1992 में। ठीक है मित्रों, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि 11th अनुसूची कब जोड़ी गई, तो आपको ध्यान रखना है 73rd संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था, 1992 में। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 74 संविधान संशोधन किया गया और 1992 में। और जो 8वीं 9वीं जोड़ी गई थी वो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उस समय जोड़ी गई। और जो 10वीं जोड़ी गई वो 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। ठीक है मित्रों, उस समय जोड़ी गई। अब बात करते हैं कि जो संविधान संशोधन जैसे अनुसूची आपकी बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि अभी टोटल कितनी है, वर्तमान में टोटल अपने पास कितनी है, 12 अनुसूची। कितनी है, 12। वर्तमान में 12 शेड्यूल है। अब 12 शेड्यूल में अगर जो पहले 8 थी, कितनी थी पहले 8 थी, अब 8 से जब 12 में संविधान संशोधन करके इसमें जोड़ी गई बात 4 और संविधान मतलब और शेड्यूल जोड़े गए, अनुसूचियां जोड़ी गई, तो ये किस प्रकार जोड़ी गई। तो मित्रों इसमें जोड़ने के लिए सबसे पहले जो साधारण बहुमत के द्वारा नहीं जोड़ी जाती है, इसमें अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर ही आप इसमें घटा सकते हैं या अनुसूची को जोड़ सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये हो जाएगा मित्रों कि यदि कोई नई संविधान में नई अनुसूची जोड़नी होती है, क्या अनुसूची, ठीक है, तो नई अनुसूची या तो नया जोड़ना होता, नया न्यू, या तो नई जोड़नी होती है या फिर क्या करना है, इसको हटाना होता है। ठीक है, हटाना होता है। तो इसमें क्या होता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से क्या है, संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या करना है, जोड़ना पड़ता है जो आर्टिकल 368, जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या करना होता है, अनुसूची में या तो नई अनुसूची जोड़ सकते हैं या पुरानी अनुसूची होती है उसमें कोई हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है। तो अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि साधारण बहुमत से जोड़ा जाता है, तो इसमें साधारण बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी दोनों के साथ जोड़ा जाता है। अब कौन से साधारण बहुमत के साथ जोड़ा जाता है, कौन से विशेष बहुमत के साथ जोड़ा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुसूची 1 के बारे में। अनुसूची 1 क्या है और इसमें क्या प्रावधान दे रखा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुसूची 1। अनुसूची 1 में क्या दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। तो शेड्यूल फर्स्ट की बात करते हैं। तो शेड्यूल फर्स्ट में दे रखा है कि भारत, इसमें आर्टिकल 1 और 4 का विस्तृत वर्णन कर रखा है। इसमें आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 का, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 का विस्तृत वर्णन कर रखा है। इसमें कहा गया है कि राज्यों और केंद्रों की जो मान, इसमें बताया गया है मित्रों कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश के नाम, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उसकी सीमा प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा, यानी कहने का मतलब है कि राज्यों और केंद्रों के शासित प्रदेशों के नाम, अगर उसमें कोई नया नाम में परिवर्तन करना है या उसमें कुछ सीमा में परिवर्तन करना है, तो वो आर्टिकल 1 और 4 में दे रखा है, जो किसमें आता है, शेड्यूल 1 में आता है। प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और जो सीमा है वो कौन से अनुसूची में आता है, तो आपको ध्यान रखना है अनुसूची 1 में आता है। और इसमें प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसमें अगर संविधान में इसमें अगर संशोधन करना होता है तो कौन से बहुमत से किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको, साधारण बहुमत से किया जाएगा। ठीक है, ये साधारण संविधान संशोधन के द्वारा क्या इसमें परिवर्तित संशोधन किया जाएगा, यानी इसमें कोई विशेष बहुमत आवश्यकता नहीं होती है, आपको यह ध्यान रखना है। अब उसके बारे में बात करते हैं, अनुसूची 2 के बारे में बात करते हैं। अब अनुसूची 2 में 5 प्रकार के
भाग है। आपको इतना याद रखना, अनुसूची एक में आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद जो या अनुसूची दो है उसमें उसको 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। अनुसूची अनुसूची सेकंड है उसको 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। 5 भाग कौन कौन से उसके बारे में बात करते हैं आपको कि ये 5 भाग कौन से हो जाएगा, ए बी सी डी और ई। अब 5 भाग सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अनुसूची सेकंड में क्या है। तो अनुसूची सेकंड में कहा गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधायिका और उसके डिप्टी स्पीकर, स्पीकर यानी पूरी जो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए जो वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है। किसके वेतन, भत्ते व पेंशन के बारे में जो बात की गई है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के स्पीकर, विधायिका के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इन सभी के बारे में वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में शेड्यूल सेकंड में बात की गई है। और इनको 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। 5 भागों में डिवाइड करने का मतलब हो जाएगा कि जो दूसरा भाग था उस दूसरे भाग को तो 7वां संविधान संशोधन किया गया था, 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में, और इसको तो हटा दिया, इस बात को हटा दिया था। अब अपने पास कितने रहे, 4 भाग रह गए, 1 2 3 और 4। और 4 भाग में जो बात करते हैं, सबसे पहला जो एक भाग है उसमें बात की गई है कि राष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति, उसके बाद में राज्यपाल और अभिनय राज्यपाल के नामांकन की बात की गई। क्या की गई है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के नामांकन की बात की गई है, और अनुसूची के भाग ए में रखा गया है, ये बात ध्यान रखना आपको। उसके बाद में बी जो उनको 7 संविधान संशोधन करके 1956 में उसको हटा दिया गया है। उसके बाद में सी की बात करते हैं। सी में कौन हो जाएगा, स्पीकर आते हैं और डिप्टी स्पीकर आते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो किसके, संसद और विधायिका के, ध्यान रखना, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, संसद और विधायिका के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात की गई है। उसके वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है। ध्यान रखना, वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है। ठीक है मित्रों, ये देखना, क्योंकि अभी मैंने सबसे पहले बता दिया कि यहाँ वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बात की गई है पूरे अनुच्छेद में। अब ए में राष्ट्रपति, राज्यपाल के नामांकन की बात की गई है, बी को हटा दिया गया है। तीसरे में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन, संसद और विधायिका के, जिसके वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई है। चौथा हो जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, ध्यान रखना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और उसके जो रहने की जो निवास स्थल, उनके वेतन, उनके रहने के लिए वेतन, पेंशन और भत्ता होता है, उनके बारे में बात की गई है। किसमें, अनुसूची सेकंड के बाद डी में, ये ध्यान रखना। उसके बाद में जो लास्ट की ऑप्शन है या ई भाग है, उसमें कैग की बात की गई है, कैग। अब कैग क्या होता है उसके बारे में पूरा सा एक अलग क्लास लेंगे। आपको यहाँ ध्यान रखना है, कैग को कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, इसके वेतन और भत्ते की बात की गई है, वेतन व भत्ते व पेंशन की बात की गई है। ठीक है, तो आपको जल्दी से एक बार ध्यान रखना है कि अनुसूची 2 में क्या बात की गई है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, हाईकोर्ट सभी के लिए वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है। अब इसमें अलग 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया है, 5 भागों में। पहला भाग वो है जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के नामांकन की बात की गई है, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी इसी में आएगा, और अभिनय राज्यपाल वो भी इसी में आएगा, जिसके नामांकन की बात की गई है। उसके बाद में सेकंड भाग था, तो सेकंड भाग में 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इस भाग को हटा दिया गया है। उसके बाद में सी में क्या हो जाएगा, संसद और विधायिका के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आएगा, उसके वेतन और पेंशन और भत्ते के बारे में बात की गई है। डी बात करेंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो जाएगा, उसके वेतन और पेंशन और भत्ते के बारे में बात की गई है। और जो लास्ट हो जाएगा डी ई हो जाएगा, कैग के बारे में बात की गई है, कैग के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बात की गई है। कैग का फुल फॉर्म हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। ठीक है मित्रों, तो यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा पूरी क्लास, और नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वापस समझाने की कोशिश करूंगा। मित्रों इसके आगे और भी शेड्यूल है, पूरी हम 12 शेड्यूल पूरी करेंगे, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों, कल वापस इस क्लास को आगे करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।